हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें क्लास 6 में आज चैप्टर 9 पढ़ेंगे। नवे चैप्टर में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, किस तरीके से कृषि में परिवर्तन आए, शहरों में परिवर्तन आए, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आए, इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती। अब जो खेती में जो रोजमर्रा की जिंदगी के भी हिस्से थे उसमें लोहे का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा। 3000 साल पहले इसका प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों का फाल भी शामिल हुआ था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, यानी कि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो लकड़ी के हल होते थे उसके इस्तेमाल का प्रयोग अब कम होने लगा और लोग लोहे के फाल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिसमें क्या हुआ कि मेहनत भी कम पड़ती थी और फसल का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा अनेक राज्यों का बने रहना मुश्किल हो गया था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरीके सिंचाई में भी कई प्रयोग सफल साबित हुए, जैसे कि नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय इसमें बनाए गए थे। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाल वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव तथा प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ी तक इस पोस्ट पर रहते थे, यानी कि ये अनुवांशिक पद था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त ये प्रभावशाली थे, इसलिए राजा भी कर वसूलने के लिए इन्हीं को काम सौंप देते थे और ये कभी कभी पुलिस की भूमिका का भी कार्य करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष थे जिनके पास जमीन ही नहीं होती थी। इनमें दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बुढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। आम लोग में जो कथाएं प्रचलित थी उसमें बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। यहाँ तक एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक कहानी बताई गई है कि एक गरीब व्यक्ति था, उसने मरे हुए चूहे को किस तरीके से बेचा और मतलब एक ऐसे भोजनालय में बेचा जहां पर बिल्ली रहती थी। तो उस भोजनालय के मालिक ने चूहा खरीदा और मरे हुए चूहे को खरीदा और उसको कुछ पैसे दे दिए। उस पैसे से उसने टूटी टहनियों और पत्तों को खरीदा, जो एक माली के कहने पर उसने खरीदा था, और उससे लकड़ी मिली जो उसने दूसरी जगह टहनी और पत्ते को बेच दिया। एक मिठाई और उससे मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते बगीचे से मतलब कई तरीके से उसने पैसे कमाए। अब उस युवक ने एक योजना बनाई कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। तो उन लोगों ने बोला कि आपने अच्छा काम किया है, अगर आप हम आपकी कोई मदद कर सकें तो उसने कहा कि जिस दिन भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। उसको एक व्यापारी से पता चला कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। वो फिर से उन घास काटने वालों के पास गया और उसने कहा कि आप जितना भी घास काटेंगे उसकी एक, आप कह सकते हैं, एक हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। वो लोग राजी हो गए और उसने उस एक हिस्से को उन 500 घोड़ों के व्यापारी को अच्छे दाम पर बेचा। तो इस तरीके से उसने पैसे से, मरे हुए चूहे से और कई गुना पैसे बनाए। तो ये निर्धन से अमीर होने की एक कहानी है।
हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि शहर महाजनपदों की राजधानी थे। और जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है, ये जो वलय कूप यानी गुसल खाने, देखिए ये जो दिखाया गया है, और नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातात्विद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का भी है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब यहाँ बेरी गाजा यानी भरूच का यूनानी नाम। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। सिक्के, हमने कई तरीके के सिक्कों के बारे में अभी तक इसमें पढ़ा है और इस पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातात्विदों को इस युक्ति के हजारों सिक्के मिले हैं। इसमें पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये पिक। विनिमय के अन्य साधन, संगम साहित्य की छोटी सी कविता लिखी गई है, उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद है नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य स्रोतों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा के प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं। इनमें एक खास चमक होती थी। ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों कार्य करते थे। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के क्लास 8 में उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन के पेड़, छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिकी मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलती थी। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू, रोम के बारे में जानकारी हम इसमें पढ़ने पड़ेगी हमें। और 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था।
यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिलते हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना गया है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिलते हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए, रोम जो है वो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चैप्टर 9 था क्लास 6 का हिस्ट्री का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।